जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा कुमारी चौहान, जो कि उनकी रचना है पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग का अर्थ क्या होता है वे आप समझ रहे हैं कि पुत्र वियोग मतलब अपने बेटे से मतलब अलग हो जाने के मतलब वियोग मतलब समझे ना, अलग होना। तो अब लेखक लेखिका जो है कवियत्री अपने बेटे की मौत के बाद उसकी शोकाकुल माँ के मन में समझना उठने वाले अनेक निराशाजनक, करुणाजनक तथा असंयमित विचार तथा उसमें उपजी विषादपूर्ण मन स्थिति का उद्घाटित किया गया। और समझे ना, एक बेटे का दर्द माँ से अच्छा कौन जान सकती है। बात समझ ना, दुनिया में हर रिश्ते होते हैं, लेकिन माता पिता और माता और पुत्र का एक अलग स्नेह होता है, क्योंकि उनका जो रिश्ता होता है सभी रिश्तों से 9 महीना अधिक होता है। और इस दरमियान लेखिका अपने आप को विवश हुई कि रचना ही कर डाली, जिसमें कि बार बार पुत्र वियोग की उनकी जो दर्द था उनकी रचना में झलक रहा है। और इस कविता का मूल भाव एक माता का अपने पुत्र के खो जाने के बाद उत्पन्न होने वाली मनोस्थिति पर आधारित है। समझ ना, एक माँ का पुत्र उससे बिछड़ गया है, मतलब पुत्र हुआ लेकिन बिछड़ गया क्योंकि उसके पुत्र का निधन हो गया, जिसके कारण वह माता अपने पुत्र के वियोग में दिन रात तड़पती रहती है। और कैसे रचना करती है, तो उससे पूर्व हम लोग लेखिका के बारे में जानते हैं कि आखिर उनका जीवन कैसा रहा, कैसे संघर्षों से उन्होंने सामना किया। और बताया जाता है कि इनका निधन जबलपुर से मतलब नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हो गई। और ये अत्यंत पुरस्कार से नवाजा भी गया है, जैसे मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिया पुरस्कार, और हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भाव धारा की प्रमुख और विशिष्ट कवियत्री के रूप में सुमित्रा कुमारी चौहान को जाना जाता है। चलिए इनके जन्म काल से हम लोग शुरू करते हैं। जन्म इनका 16 अगस्त 1904 में हुआ, निधन 15 फरवरी 1948 में हुए। बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी, बसंत पंचमी के समय ना सरस्वती पूजा, जबलपुर वापसी में हुआ। कार दुर्घटना में जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, खंडवा मध्य प्रदेश निवासी से। 1919 में विवाह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी की नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। समझ ना, और कांग्रेस के नेता रहे हैं। इनके भैया क्या थे, इनके पिता थे। शिक्षा, क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुमित्रा कुमारी चौहान के साथ थी। पुनः थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। असहयोग आंदोलन उसी समय ना हुआ था भैया, 1919 के आसपास। प्रधान क्रम से समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी की एमएलए, समझे ना। और इनकी विशिष्ट अभिरुचि क्या रही है भैया, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति, आगे चलकर प्रमुख कवियत्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा, अपना पहचान को स्थापित करना। कृतियाँ: मुकुल कविता संग्रह 1930, त्रिधरा कविता चयन, बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह। पुरस्कार: मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का से कसरिया पुरस्कार। तो अब देखिए, अब कवित्री जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवियत्री थी। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में ही था। द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ तथा उसके बाद के युगों में यह भावधारा उन अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्रता आंदोलन सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आशय निखरते और स्पष्ट होते गए। उनमें एक निष्ठा, जनतांत्रिक वैचारिकता और उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई। केवल भावुकता के उच्छल अभिव्यक्ति के से आगे बढ़कर तथा स्वप्नों संकल्प से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणाएं और आग्रह बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथोन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही है, समझ ना। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए भैया, मोबाइल से पता नहीं चल पाता है और बाद में जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ऐसे सुधार किया जा सकता था। बात समझ ना। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानववादी भाव पटलों एवं जीवन रूपी की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, इसी का अकृत्रिम या स्वाभाविक आवेग्यमय स्वर उनके जीवन और काव्य के मुखर रूप में एक और अखंड कर देता है। यह गुण या विशेषताएं उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच विशिष्ट बनाती है। क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देना तथा मर मिट जाने का एक ही मंत्र, एक ही बल और एक ही सर्वग्रासी प्रेरणा उनके जीवन और काव्य के अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उठती है और चारों ओर जैसे छा जाती है। चिंतक कवि मुक्तिबोध ने उचित कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल्य उद्गत उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभारहीन प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला जी की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है, जो पुत्र के असामयिक निधन, अकाल मृत्यु के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटना मूलक तथा कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीत में व्यापक अर्थार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तरपते रह गए माँ के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है, जो निर्व्यक्ति
और सर्वलौकिक होकर अमिट रूप में काव्यत्व अर्जित कर लेती है। इसमें एक माँ के विषाद में शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता और ऊपर ऊपर आरोहण करता हुआ भावता अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्मति में अस्थायी परिणति पाता है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। देखिए भैया, और शमशेर बहादुर सिंह क्या लिखते हैं लेखिका के बारे में, और जूम कर दूं? नहीं, मैं तो समझ तो स्पष्ट दिख रहा होगा भैया। देखिए, हम उनके असली स्वरूप को याद कर रखे हैं कि वह हमारी भावना के भारत की पहली बसंत पंचमी, भारतीय आंदोलन की वीर स्त्रियों में पहली सत्याग्रही और हिंदी भारती की पहली कोकिला थी। जैसे स्वर कोकिला कहा जाता है ना लता मंगेशकर जी को, और हमारे बिहार में कहा जाता है बिहार कोकिला। बिहार में स्वर कोकिला के नाम से विख्यात क्या बोलते हैं शारदा सिन्हा जी को जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। ऐसे लोग अमर रहते हैं, इनका जो योगदान रहा है संगीत जगह में वो मतलब अविस्मरणीय है, इसको कभी भूला ना जा सकता है। जिनकी स्वर लहरिया चकबस्त और इकबाल के राष्ट्रीय तरानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जन गण मन में घुल मिल गई है, शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब हम लोग पढ़ेंगे पुत्र वियोग, जो शीर्षक है कविता का, उसको हम लोग पढ़ेंगे और एक एक शब्दों को जानने का प्रयत्न करेंगे भैया। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी अंदाज में पढ़ेंगे, और कहीं पर भी आपको लगे कि यहाँ पर ऐसे ना ऐसा होना चाहिए, आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। तो तब तक मुझे याद दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।